गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने स्वाध्याय 2 का प्रश्न नंबर 8 ब्रह्मा और विष्णु के साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब सीखा था। अगर महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करूं तो उसमें महत्वपूर्ण 2 मुद्दे थे। एक तो भारे पट्टे का मकान जिसमें गुप्त समायोजन था कि 1/4/16 से 10 वर्ष के लिए, तो गुप्त समायोजनों की 2 असर थी कि भाई 10 वर्ष के लिए है तो 1/10 भाग अपलिखित वहाँ से हमने माइनस किया था और लाभ हानि खाते के उधार में लिखा था। और दूसरा महत्वपूर्ण समायोजन था ब्रह्मा की लोन। वो महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ब्रह्मा कौन थे? साझेदार थे, और साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ना कहा हो तो 6% ब्याज चुकाया जाएगा। हाँ, तारीख दिया हुआ था 1/7/2016, तो हमने 1/7/2016 से लेकर 31/3/2017 तक 9 महीना होता है, तो 9 महीने का ब्याज गिना था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक सुविचार के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा, तो सुनिएगा ध्यान से। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अर्थात अगर आपको मंजिल प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है, तो उसके लिए काम शुरू जरूर करना होगा। अगर आप काम ही नहीं शुरू करेंगे और हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे रहेंगे तो उससे मंजिल प्राप्त या सफलता प्राप्त नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप जब तक प्रश्न का हल में नहीं चालू करूंगा तब तक आपके बोर्ड की स्क्रीन पर वो सवाल दिखाई देगा, तो देखते रहिएगा ध्यान से। पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। अब उनके लाभ हानि के अनुपात के बारे में नहीं कहा हुआ है, तो 1:1 माना जाएगा। तारीख 31/3/17 के रोज की सकल तलपट और समायोजनों पर से साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो आप देख सकते हैं सकल तलपट, आहरण, खरीदी की शुद्ध लागत, माल स्टॉक लेना, मजदूरी वेतन, व्यापार खर्च, मकान, फर्नीचर फिटिंग्स, ऑफिस साधन, पैकिंग सामग्री, स्टॉक, रोकड़ शेष। उधार बाकी में ये सब चीज़ें दी हुई है। जमा बाकी में बहुत ही कम, सिर्फ पूंजी, बिक्री, देना, नमूने के रूप में बाटा माल। ध्यान रखिएगा कि नमूने के रूप में बाटा माल दिया हुआ है तो खरीदी में से हमें माइनस करना होगा अन्य ऋण से माल की जावक के रूप में, क्योंकि कई बार जमा में दिया होता है, समायोजन में नहीं दिया होता है तो हम भूल जाते हैं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब समायोजन में देखते हैं, नीचे एक टिप्पणी भी लिखा हुआ है, खरीदी की शुद्ध लागत अर्थात व्यवस्थित खरीदी। व्यवस्थित खरीदी का मतलब होता है जिसमें प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी और माइनस अंतिम स्टॉक और खरीदी के खर्च, ये सबका समावेश उसके अंदर हो जाता है। तो इस सवाल में आपको प्रारंभिक स्टॉक भी नहीं मिलेगा और खरीदी के खर्च, खरीद वापसी ये भी दिखाई नहीं देगा। अंतिम स्टॉक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको लग रहा होगा सर ने तो कहा कि अंतिम स्टॉक भी उसमें समाविष्ट हो जाता है, तो सही बात है। अंतिम स्टॉक व्यापार खाते में नहीं आएगा, अंतिम स्टॉक तलपट में दिया है। तो हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि तलपट में दिया होगा तो उसकी एक ही असर होगी, कहाँ पे होगी? संपत्ति लेना में होगा। ओके, समायोजन में देखते हैं। पहला समायोजन बहुत महत्वपूर्ण समायोजन है। पूंजी पर 8% की दर से, सबसे महत्वपूर्ण समायोजन पहला ही समायोजन है, ये आपको आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। तो ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है आपको, इसमें इतना क्या है जो सर ऐसा कह रहे हैं? पूंजी का ब्याज सर ने सिखाया ही है, पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे, आहरण का ब्याज आहरण के नीचे, और उसकी क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, आपने अच्छी तरह से समायोजन को पढ़ा है कि पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे, आहरण का ब्याज आहरण के नीचे, और उन दोनों की ही क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में। लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से यह महत्वपूर्ण है। पार्थिव ने प्रति मास के अंत में 400 रुपये का, पार्थिव ने प्रति मास के अंत में 400 रुपये का, और प्रिया ने 1/10/16 को आहरण किया है। तो पार्थिव ने प्रति मास के अंत में आहरण किया, तो आपको पाठ 1, या जो नए बच्चे जुड़े हैं या बाद में देखना चालू किए हैं तो उनको शायद न याद हो, पाठ 1 में हमने सीखा है कि अगर कोई साझेदार प्रति मास के प्रारंभ में आहरण करता है तो समय के रूप में 78/12 लेना है, और अंत में आहरण करता है तो समय के रूप में 66/12 लेना, 66/12।
तो यहाँ पे पार्थिव क्या करता है, प्रति मास के अंत में आहरण करता है। इसके लिए उसका ब्याज गिनते समय उसकी रकम क्या है 400, आहरण पर ब्याज की दर आप देख सकते हैं 12%, तो 400 गुणे 12% गुणे 66/12। 66/12 क्यों? क्योंकि वो अंत में करता है। ऐसा हो तो जहाँ पे अंत में लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने जो इमेज दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि गणना छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। P1, पार्थिव को P1 नाम दिया हुआ है, तो P1 का आहरण का ब्याज बराबर 400 गुणे 12%। 400 कहाँ है, तो रकम में ही दिया हुआ है 400। 12% क्या है, तो आहरण पर ब्याज की दर है 12%, और गुणे 66/12 क्यों दिखा हुआ है, क्योंकि पार्थिव कब आहरण करता है, प्रति मास के अंत में आहरण करता है। तो इस तरह से आप हल करेंगे 400 गुणे 12% गुणे 66/12, तो देख सकते हैं उसमें हल किया हुआ है 264 रुपया आएगा। और प्रिया ने कब आहरण किया है, तो 1/10/16 को किया है। कितना, तो इसका यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऊपर देख सकते हो आप, सबसे ऊपर पार्थिव का 4800 दिया हुआ था और प्रिया का 3200। अब आपको लगेगा पार्थिव का 4800, हमने तो 400 ही लिखा है, महीने का 400 ही हुआ ना। 4800 अगर 12 महीने का है तो 4800 भागे 12 करेंगे तो 400 होगा, तो उसका मासिक गिनना था इसलिए 400 के हिसाब से। और प्रिया का डायरेक्ट हम देख लेंगे ऊपर से 3200 गुणे 12% गुणे 6/12। 6/12 क्यों, क्योंकि 1/10/16 को किया है। 1/10/16 से 31/3/17 तक 6 महीना होता है। 11वीं में भी कई बार ये तारीख आई होगी और आगे भी कई बार ये तारीख आएगी 1/10 वाली, तो आप याद ही रखना 1/10 होगा तो 6 महीना। 1/10 से 31/3 तक 6 महीना होता है, चाहे कोई भी वर्ष हो। 1/10/16 को उसने आहरण किया, उसका आहरण है 3200, आहरण पर ब्याज की दर है 12%, तो 3200 गुणे 12% और 6 महीने का है इसलिए 6/12, तो उसका हल करेंगे तो आएगा 192, 192। तो इस सवाल में यही सबसे महत्वपूर्ण है। टिक कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो एक आहरण पे नंबर 1 लगा देंगे और पूंजी पे नंबर 1 लगा देंगे। आहरण आपको उधार में मिलेगा और पूंजी आपको जमा में मिलेगा, दोनों पे नंबर 1 नंबर 1। दूसरा है 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, तो बिक्री पे नंबर 2 लगा देंगे, बिक्री आपको जमा बाकी में मिलेगा। और उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, तो मैंने आपको बताया था लिखना बाकी खरीदी या लिखना बाकी बिक्री हो तो क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। लेकिन बिक्री किससे करते हैं हम, उधार बिक्री किसको करते हैं हम, ग्राहक को करते हैं। तो ग्राहक या देनदार दिया होगा या लेना लिखा होगा, तो उधार बाकी में ऊपर से चौथे नंबर पर लिखा हुआ है लेना। लेना मतलब होता है ग्राहक, देनदार, उस पर भी आप लगा देंगे नंबर 2। असर क्या होगी, तो 10,000 का उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, तो बिक्री में भी जोड़ देंगे, और लेना और या ग्राहक या देनदार तीनों में से कोई भी नाम दिया हो, तीनों एक ही है, तीनों में से कोई भी नाम दिया उसमें भी हम जोड़ देंगे। उसी में आगे है मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से 2000 ज़्यादा गिना है। बिक्री बही का योग हमने क्या कर लिया है, ज़्यादा गिना है, तो बिक्री में से सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसकी 2 असर नहीं होगी, क्योंकि योग अधिक गिना हो या कम गिना हो उसकी एक असर उचिंत खाते जाते हैं, और उचिंत खाता यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसकी एक ही असर होगी कि बिक्री बही का योग अधिक गिना है तो माइनस कर देंगे, कम गिना होता तो प्लस कर देते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं दूसरा समायोजन। 10,000 के उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, उसका कहाँ कहाँ असर होगा, तो हम बिक्री में जोड़ेंगे। और किसको उधार बेचते हैं हम, ग्राहक, देनदार या लेना को, तो हम लेना में जोड़ेंगे। और साथ ही साथ जो बिक्री बही का योग 2000 अधिक गिन लिया है उसमें से बिक्री में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तीसरा 2000 की डूबत ऋण अपलिखित करना है और 5% डूबत ऋण अनामत करना है, तो वही लेना जो जहाँ पे आपने नंबर 2 लगाया था वही आपका ग्राहक या देनदार है, उसी पर नंबर 3। अब डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत की असर क्या होगी, तो मैंने आपको बताया है डूबत ऋण हो चाहे डूबत ऋण अनामत हो चाहे घिसाई हो, सबकी एक ही असर होती है। जिसके बारे में कहा उसमें से माइनस और लाभ हानि खाते के उधार में। चौथा समायोजन 4 है, तो आपने लगा दिया होगा लेना पे नंबर 3 बुक होगा तो आप जरूर लगाइए साथ में। नंबर 4, 4000 का फिटिंग्स बेकार हो गया है जिसका बही में लेखा करना बाकी। बेकार हो गया मतलब खराब हो गया है, नुकसान हुआ हमें, तो फर्नीचर और फिटिंग में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे घिसाई या अपलिखित करते हैं वैसे माइनस कर देंगे। और नुकसान हुआ है तो लाभ हानि खाते के उधार में, तो आप लगा देंगे फर्नीचर और फिटिंग्स पे नंबर 4। कहाँ से मिलेगा आपको, नीचे से चौथे नंबर पे मिलेगा फर्नीचर और फिटिंग्स, उस पर नंबर 4। पांचवा, वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण समायोजन है, पहला समायोजन और पांचवा समायोजन महत्वपूर्ण है। पांचवा देखिए, एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने के करार में कोर्ट ने 4000 चुकाने का दावा स्वीकार किया। पहले सवाल को समझते हैं समायोजन को। हमने किसी ग्राहक को करार के अनुसार समय से माल पूरा नहीं किया और उसने हमारे ऊपर केस कर दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि इनका कहना बराबर है, आपको 4000 का दावा चुकाना पड़ेगा। अब कोर्ट ने कह दिया मतलब बात ही खत्म।
हमें चुकाना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे और एक पूंजी दायित्व में लिखेंगे चुकाना बाकी दावा, क्योंकि हमने अभी स्वीकार किया, अभी चुकाया नहीं है। अगर चुका दिया होता तो रोकड़ में से उतना माइनस हो जाता। तो उसी समायोजन पर आप सही का निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सही का निशान लगा हुआ है, क्योंकि वो अंदर नहीं मिला है तो बाद में हमें याद रहे, इसलिए उस पर सही का निशान लगाना है। 2 एंट्री कहाँ कहाँ होगी, एक लाभ हानि के उधार में, करार से नुकसान या करार में नुकसान, और दूसरा पूंजी दायित्व में चुकाना बाकी दावा। हमारे लिए दुख है इसलिए दायित्व में। छठा, अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी मतलब चुकाना बाकी मजदूरी। 2000 मजदूरी खाते लिखा है, परंतु अदत्त मजदूरी खाते सकल तलपट में लिखना रह गया है। ये ऐसा समायोजन है जिसकी एक ही असर होगी। अब फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि हर समायोजनों की 2 असर होती है, तो इसकी क्यों एक असर होगी। इसकी एक असर इसलिए होगी कि ध्यान से आप पढ़िए, अदत्त मजदूरी का 2000 मजदूरी खाते तो हमने लिख दिया है, बस सकल तलपट में लिखना रह गया था अदत्त मजदूरी। तो सकल तलपट में लिखना रह गया, तो सकल तलपट की तो एक ही असर होती है, और अदत्त मजदूरी की कौन सी बाकी होगी, चुकाना बाकी मजदूरी की जमा बाकी होगी, इसलिए वो कहाँ पे आएगा, पूंजी दायित्व में आएगा। तो उस पर भी आपको सही का निशान लगा देना है, क्योंकि मजदूरी पे आपको 6ठा नंबर नहीं लगाना। नहीं तो कितने बच्चे मजदूरी पे 6 नंबर लगा देते हैं, जो गलत है, मजदूरी पे आपको नहीं लगाना है। अब हम सवाल को बारी बारी से हल करेंगे। अब आप स्क्रीन पर से वो हट जाएगा और आप देख सकते हैं कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और पक्की तलपट मैंने तैयार कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग सवाल का हल करना। तो उधार बाकी में आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है आहरण। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है उधार में दिया है तो कहीं ना कहीं उधार में ही आएगा। और कहाँ आएगा, तो पूंजी खाते के उधार में 1, 4, 16, आहरण पार्थिव के खाने में 4800 और यहाँ पे प्रिया के खाने में डैश, क्योंकि प्रिया ने कब आहरण किया है, तो 1, 10, 16 को आहरण किया है, जिसकी जानकारी हमें नीचे समायोजन में दिया हुआ है। अब दिया हुआ है और तारीख का कॉलम हमने बनाया है तो हम लिख देंगे अलग अलग। अगर तारीख का कॉलम नहीं बनाते तो साथ में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाया है तो अलग अलग लिखेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। 3200 आहरण लिखने के बाद हमें तुरंत याद आएगा कि आहरण पर नंबर 1 समायोजन है और बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन है। इस सवाल की सबसे विशिष्ट समायोजन वही है। तो आहरण पर पहला समायोजन क्या था कि भाई आहरण पर 12% ब्याज गिनना है। तो वो कोई कठिन बात नहीं है, आपको मालूम ही है कि पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे और आहरण का ब्याज आहरण के नीचे। तारीख कौन सा आएगा, तो 1, 4, 16 को कोई वर्ष शुरू होगा तो ख़त्म कब होगा, 31, 3, 17 को। आहरण का ब्याज आहरण के नीचे आता है, ये भी आपको पता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था समय की उसमें गणना। तो जो पार्थिव है उसने प्रति मास के अंत में आहरण किया था, इसलिए मैंने गणना में आपको बताया था कि 400 गुणे 12% गुणे 66/12। अगर कोई प्रति मास के अंत में आहरण करता है तो 66/12 और प्रारंभ में करता है तो 78/12। उस हिसाब से हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है। तो पार्थिव का 264 है और उसका 6 महीने का हमने गिन कर रखा था तो 192 192 है प्रिया का। अब बिना भूले इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे उधार में, तो यहाँ पे जमा में ऊपर से एक लाइन छोड़ना है आपको लाभ के लिए, शुद्ध लाभ के लिए। आहरण का ब्याज पार्थिव को मैंने P1 नाम दिया है और प्रिया को P2 नाम दिया है। तो पहले वाले का 264 और दूसरे वाले का 192, दोनों का आप जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 9 और 6 15 के 5, हासिल 1, 2 1 3 4, 456। ठीक है। अब आगे जाएंगे तो खरीदी की शुद्ध लागत। खरीदी की शुद्ध लागत जब आप देखेंगे तो खरीदी की शुद्ध लागत आपको पता है कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते में। प्रारंभिक स्टॉक के लिए भी जरूरत नहीं है लाइन छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि खरीदी की शुद्ध लागत में मैंने बताया आपको कि सबका समावेश हो जाता है। प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी की शुद्ध लागत या व्यवस्थित खरीदी का सूत्र ही होता है प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी माइनस खरीद वापसी प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। तो उसमें सबका समावेश हो जाता है। तो व्यवस्थित खरीदी, शॉर्ट में थोड़ा मैंने लिख दिया है, व्यवस्थित खरीदी कितना दिया हुआ है, व्यवस्थित खरीदी 1,06,000। अब समायोजन तो नहीं है, लेकिन सामने मैंने आपको याद दिलाया था कि सामने साइड पे नमूना के रूप में बाटा माल वो दिया हुआ है, तो उसको याद रखना है आपको। और क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से माल जाएगा तो हम किस में से माइनस करेंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे। तो नमूना से गया माल, अब जगह नहीं है इसलिए सिर्फ नमूना से गया। कितना नमूना से गया माल दिया हुआ है, 2000।
1,06,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 1,04,000। अब आप ऐसा मत समझना कि इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, क्योंकि ये कोई समायोजन नहीं है, ये तो हमने सकल तलपट में से ही लिखा है। हाँ, बस वो जमा में दिया था और हमने उसे उधार में लिखा है, इसके लिए माइनस में लिखा है। और क्यों लिखा है तो आपको मालूम ही है कि किसी भी प्रकार से माल की जावक होगी तो उसे हम खरीदी में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब खरीदी के शुद्ध लागत की बात दिया हुआ है, माल स्टॉक 31/3/17 लिखा हुआ है, इसके लिए हम समझ जाएंगे कि कौन सा स्टॉक है, वो अंतिम स्टॉक है। और अंतिम स्टॉक की असर कहाँ होती है, संपत्ति लेना में। थोड़ा नीचे से लिखते हैं क्योंकि ऊपर से अगर स्थायी संपत्ति लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए अंतिम स्टॉक कितना दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक तो 28,000। उसके बाद लेना, लेना यानी कि देनदार, इस पर भी महत्वपूर्ण दो समायोजन है। लेना कितना दिया हुआ है, 48,000। कितना दिया हुआ है, 48,000। कौन सा समायोजन है इस पर, तो दूसरा और तीसरा। तो दूसरा पहले पढ़ते हैं, 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, तो उसकी कहाँ कहाँ असर होगी, बिक्री में जोड़ेंगे और लेना में जोड़ेंगे। तो खैर जब बिक्री आएगा तब बिक्री में जोड़ेंगे, अभी फिलहाल लेना लिखा हुआ है तो लेना में जोड़ेंगे, प्लस लिखना बाकी उधार बिक्री, या जगह ना हो तो सिर्फ लिखना बाकी। कितना है, 10,000। 48,000 और 10,000 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58,000। कितना आएगा, 58,000। उसके बाद तीसरा समायोजन क्या था, उसमें 2,000 का डूबत ऋण करना है और 5% डूबत ऋण अनामत करना है। 2,000 क्या करना है, डूबत ऋण, और 5% डूबत ऋण अनामत। बारी बारी से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। बारी बारी से मतलब पहले डूबत ऋण माइनस करेंगे, तो डूबत ऋण कितना है, 2,000। 58,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56,000। और माइनस कितना परसेंट डूबत ऋण अनामत बोला है, तो 5%। डूबत ऋण माइनस करने के बाद ही डूबत ऋण अनामत माइनस किया जाता है। डूबत ऋण का मतलब जो पैसा डूब चुका है, और डूबत ऋण अनामत का मतलब जो पैसा डूब सकता है। तो 56,000 का 5% कितना होगा, 2,800। घटाएंगे तो 53,200। अब ये दोनों ही डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत, ये दोनों ही लाभ हानि खाते के उधार में आएंगे। आज भी 4 कॉलम नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज भी हमने पूरा सकल तलपट अच्छी तरह से देख लिया था, उसमें पहले से कोई डूबत ऋण या डूबत ऋण अनामत सकल तलपट वाला नहीं दिया हुआ है। खैर आप बनाना चाहे तो अच्छी बात है, आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास हर बार इतनी जगह उपलब्ध नहीं होती है, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ डूबत ऋण लिख रहा हूँ। डूबत ऋण कौन सा, समायोजन डायरेक्ट। कितना डूबत ऋण समायोजन दिया है तो आप देख सकते हैं, 2,000 और प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन, वो कितना आया, तो 2,800। 2,000 और 2,800 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4,800। तो इस तरह से डूबत ऋण और डूबत ऋण समायोजन को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद कितना आएगा, 4,800। आगे देखते हैं, लेना के बाद क्या दिया हुआ है, मजदूरी वेतन। अब मजदूरी वेतन दोनों साथ में दिया है, तो आपका मेन दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि मजदूरी तो व्यापार खाते में आता है और वेतन तो लाभ हानि में आता है, लेकिन दोनों की रकम साथ में दी है तो हम कहाँ लिखेंगे। तो उसका एक आसान तरीका है, जो पहले लिखा होगा उस नाम के अनुसार देखेंगे। अगर मजदूरी वेतन में मजदूरी पहले आता है तो कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते में। अगर वेतन मजदूरी लिखा होता तो कहाँ पर आता, लाभ हानि में। तो मजदूरी वेतन लिखा हुआ है तो कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते में मजदूरी वेतन। कितना मजदूरी वेतन, तो 10,000, तो लिख देंगे हम 10,000। उसके बाद व्यापार खर्च। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला नाम है, व्यापार खर्च। लोगों को लगता है व्यापार खर्च है तो व्यापार खाते में आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापार खर्च है तो कहाँ पे आएगा, लाभ हानि खाते में आएगा। नाम से नहीं होता है कि जिसका जो नाम है उसके अनुसार होगा। तो व्यापार खर्च कहाँ पे आएगा, लाभ हानि खाते में आएगा, क्योंकि जो भी खर्च व्यापार खाते में आने वाले थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से याद करवा दिया है। तो व्यापार खर्च कितना दिया हुआ है, 16,000, तो हम लिख देंगे 16,000। व्यापार खर्च के बाद आगे मकान, फर्नीचर फिटिंग्स, ऑफिस साधन, पैकिंग सामग्री, स्टॉक और रोकड़ शेष, ये सब के सब संपत्तियां हैं। किसी को भी देखकर आपको नहीं लगेगा ऐसा कि इसमें से कोई भी खर्च है। तो ये सब के सब संपत्ति लेना साइड पे आएंगे। हाँ, जिस पर समायोजन है उसको हम हल करेंगे, जिस पर समायोजन नहीं है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले है मकान, कोई समायोजन नहीं है तो हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। मकान कितना है, 50,000। मकान के बाद फर्नीचर और फिटिंग्स, जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ फर्नीचर लिख रहा हूँ। कितना है फर्नीचर, 10,000। आप देख सकते हैं कि उस पर चौथा समायोजन है,
चौथा समायोजन क्या है, तो 4000 का फिटिंग्स बेकार हो गया है, खराब हो गया है। अब खराब हो गया ऐसा लिखना उचित नहीं लगेगा, तो मैं अपलिखित लिख सकता हूँ या कमी लिख सकता हूँ। कितना, 4000, जितना खराब हो गया उतना माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 6000। और यहाँ से कुछ भी माइनस होगा, किसी भी संपत्ति में से कोई भी रकम माइनस होगा, तुरंत हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार में फर्नीचर में कमी या फर्नीचर अपलिखित, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फर्नीचर में कमी भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अपलिखित भी लिख सकते हैं। कितना, 4000। उसके बाद ऑफिस साधन संपत्ति है, ऑफिस खर्च लिखा होता तो खर्च होता और वो लाभ हानि के उधार में आता। ऑफिस साधन ये हमारे लिए संपत्ति है। ऑफिस साधन कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर या ऑफिस के और भी कोई दूसरे साधन। ऑफिस साधन कितना है, 4000 लिख देंगे। उसके बाद पैकिंग सामग्री का स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक के अलावा कोई भी स्टॉक दिया होगा तो वो कहाँ पे आएगा, संपत्ति लेना में, क्योंकि बचे हुए माल को स्टॉक कहते हैं और बचा हुआ माल ही हमारी क्या है, संपत्ति है। तो पैकिंग स्टॉक भी यहीं पे कितना है, पैकिंग सामग्री का स्टॉक 4000 और रोकड़ शेष भी यहीं पे कितना, 2000। तो इस तरह से हमने सभी उधार बाकी वाले सवालों को पूरा, शेषों को हमने पूरा लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जमा का हर साइड आपको खाली दिखाई देगा, ये पूरा खाली है, ये भी पूरा खाली है, ये जो दिखाई दे रहा है वो समायोजन की दूसरी असर थी, बाकी नहीं तो ये भी खाली होता, और ये पूंजी दायित्व वाला जमा साइड भी खाली है। आज बच्चों मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाला है, तो आपको हर सवाल में ऐसा हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। जैसे प्रिया और पार्थिव नाम है, तो प्रिया और पार्थिव के साझेदारी पेढ़ी का 31/3/17 को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की दर पर ऐसा अलग अलग लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो फिर पूरे वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब ऐसा लिखकर उसके नीचे सब खाते बनाने हैं। सबके लेफ्ट साइड पे उधार और राइट साइड पे जमा, जैसे मैंने पहले वीडियो में पहले सवाल के लिए बताया था आपको। अभी जगह के अभाव में ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, खास करके एग्जाम में। चलिए अब हम उधार शेष लिखने के बाद अब हम जमा शेष की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जमा शेष में देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, पूंजी। तो पूंजी कहाँ पे आएगा, तो पूंजी खाते के जमा में तारीख कौन सी, तो नहीं कुछ दिया हुआ है, तो 1/4/16 क्या लिखेंगे पूंजी के लिए, शेष आगे लाए। पहले वाले का कितना, 24,000 और दूसरे वाले का कितना, 16,000। पहले वाले का 24,000 और दूसरे वाले का 16,000। पूंजी पर ब्याज के बारे में क्या कहा है कि पूंजी पर कितना % ब्याज गिनना है, 8% ब्याज गिनना है। तो 8% ब्याज गिनना है, तो उस हिसाब से मैंने क्या बताया था आपको एंट्री कि आहरण का ब्याज आहरण के नीचे, पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे और उसकी क्रॉस एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में। तो पूंजी का ब्याज पूंजी के नीचे आएगा, 31/3/17 तारीख, अंतिम तारीख क्या लिखेंगे, पूंजी का ब्याज 8% करेंगे तो 24 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ोगे तो 192, 1920 रुपया, और 16 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 × 8 = 128, 1280, 1920 और 1280। ये यहाँ पे जैसे ही जमा में है, यहाँ पे कहाँ आएगा, उधार में पूंजी का ब्याज P1 P2, ऊपर से एक लाइन मैंने छोड़ दिया है, 1920 और 1280, 3200, दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, 3200। 1920 और 1280 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3200। चलिए पूंजी के बाद दिया हुआ है बिक्री। बिक्री कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते के जमा में बिक्री। कितना दिया हुआ है बिक्री, तो आप देख सकते हैं बिक्री दिया हुआ है 2 लाख। इनर कॉलम में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर समायोजन है। कौन सा समायोजन है, तो दूसरा। क्या लिखा हुआ है कि 10,000 के उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है। 10,000 के उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है। लेखा करना बाकी तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखना बाकी, उधार बिक्री ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ लिखना बाकी। कितना, 10,000। इसकी दूसरी असर पहले से हो चुकी है, कहाँ पे हो चुकी है, तो हम देनदार में प्लस कर चुके हैं। लेकिन इसमें आगे भी लिखा हुआ था कि मार्च 2017, यानी हमारा जो वर्ष खत्म होता है वो वाला महीना, मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से 2000 ज़्यादा गिना है, यानी अधिक गिना है। तो ज़्यादा गिना है तो हम क्या करेंगे, माइनस। कम गिना होता तो क्या करते हैं, प्लस। तो माइनस भूल से अधिक गिना, भूल से अधिक गिना। कितना भूल से अधिक गिना, 2000। 2,10,000 में से 2000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2,08,000। अब बिक्री के बाद क्या दिया हुआ है, देना। देना यानी क्या होता है, लेनदार।
कहाँ पे आएगा? पूंजी दायित्व में। यहाँ ऐसा हो तो मैं जगह है मेरे पास तो मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूँ। लेनदार कोई समायोजन नहीं उस पर, डायरेक्ट बाहर 30,000। ऊपर से थोड़ी जो जगह है वो पूंजी के लिए छोड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे पूंजी लिखने वाले हैं। किसका किसका पूंजी लिखने वाले हैं? तो P1 और P2 का, इसके लिए जगह छोड़ दिया है। देना के बाद क्या लिखा हुआ है? नमूने के रूप में बांटा माल। आपको याद होगा तो हमने ये पहले से ही यहाँ माइनस कर दिया है, नमूने से गया माल। अगर हम उस समय नहीं माइनस करते तो अभी करना पड़ता, तो फिर थोड़ा गलत हो जाता। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अच्छी तरह से मालूम है, बैंक ओवरड्राफ्ट चालू दायित्व यहीं पे आएगा। BOD शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 14,000। तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया, लेकिन हमें एक बार समायोजन चेक करना है कि जिस पर हमने सही का निशान लगाया होगा ऐसे कुछ समायोजन बाकी होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से 4 समायोजन हो गया है, 5वां और 6ठा बाकी है। 5वें में लिखा हुआ है, एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने के कारण करार में कोर्ट ने 4,000 चुकाने का दावा स्वीकार किया है। किसे? हमें चुकाना है 4,000, कोर्ट ने स्वीकार किया है सामने वाले व्यक्ति का दावा। तो हमारे लिए क्या है? ये नुकसान है। तो सबसे पहले तो लाभ हानि के आधार में करार में नुकसान कितना? 4,000। और अभी हमने दावा चुकाया नहीं है, चुकाने वाले हैं, चुकाना पड़ेगा भविष्य में। तो हमारे लिए दायित्व है, क्या लिखेंगे? चुकाना बाकी दावा कितना? 4,000। और एक लास्ट समायोजन बाकी था 6ठा, अदत्त मजदूरी का 2,000। हमने मजदूरी खाते तो लिखा है, परंतु अदत्त मजदूरी खाते सकल तलपट में लिखना रह गया है। तो मजदूरी खाते लिखा है इसलिए एक ही असर होगी उसकी, सकल तलपट में लिखना रह गया। अदत्त मजदूरी की कौन सी बाकी होती है? जमा बाकी, जिसको आप चुकाना बाकी मजदूरी भी कहते हैं। तो अदत्त मजदूरी कहाँ पे आएगा? पूंजी दायित्व में। कितना लिखना बाकी रह गया था? तो अदत्त मजदूरी का 2,000 लिखना बाकी था, 2,000 हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? सभी खातों को बारी बारी से बंद करेंगे। बारी बारी से बंद करेंगे मतलब सबसे पहले कौन से खाते का नंबर आएगा? तो सबसे पहले व्यापार खाते का नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं, व्यापार खाता बंद करते हैं। तो 2,08,000, 2,08,000। आसान था, कुछ जमा में कुछ ज़्यादा है ही नहीं जो आपको जोड़ना है। अब 2,08,000 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? सकल लाभ, क्वेश्चन मार्क। आप कोष्टक में जरूर लिख दें कि लाभ हानि खाते ले गए। 1 मिनट चौक ले लूँ। चलिए, तो आप 2,08,000 में से आप 1,14,000 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो 2,08,000 में से 1,14,000 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 94,000, 94,000, जो आप कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते ले जाएंगे। अब जैसे ही ये यहाँ पे उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा? जमा में आएगा। सकल लाभ व्यापार खाते से लाए, ऐसा जरूर लिख दीजिएगा। कितना? 94,000। यहाँ पे भी योग करने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक ही रकम है 94,000। 94,000 यहाँ पे भी आएगा। अब 94,000 में से बारी बारी से ये सब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? शुद्ध लाभ, जो हम कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते ले जाएंगे। तो शुद्ध लाभ कैसे निकलेगा? तो ये 94,000 में से ये सब रकम माइनस करेंगे तो आपको शुद्ध लाभ मिलेगा। 94,000 में से आपको 4,800, 16,000, 4,000 और 4,000 माइनस करना है। तो ये सब माइनस करने के बाद 65,200 आएगा। मैंने हल कर लिया है इसलिए मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ। अब ये यहाँ पे बाहर में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा? जमा में आएगा। शुद्ध लाभ 65,200। दोस्तों, आप लोग हमेशा जरूर लिख दिया करिए शुद्ध लाभ के लास्ट में कि लाभ हानि वितरण खाते ले गए, सकल लाभ निकालने के बाद लाभ हानि खाते ले गए। ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम में। चलिए, अब लाभ हानि वितरण खाता बंद करते हैं। तो 65,200 और 456 आप जोड़ेंगे तो 65,656। यहाँ पे भी 65,656। यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वितरण पात्र लाभ, जो हम पूंजी खाते ले जाएंगे P1 और P2। तो पहले 65,656 में से हम 3,200 माइनस करेंगे तो 62,456 आएगा। आप सवाल के पहले लाइन में देख सकते थे कि क्या लिखा था? प्रिया और पार्थिव एक पीढ़ी के साझेदार है। कौन से अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है? तो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या समझ लेंगे कि समान अनुपात में। तो 62,456 को 2 भागों में बांटेंगे। 62,456 गुणे 1/2, 62,456 गुणे 1/2। ऐसा करेंगे तो 31,228 और 31,228 ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे फिर से उधार में है तो यहाँ पे कहाँ आएगा? जमा में। वितरण पात्र लाभ
पहले वाले का 31,228 और दूसरे वाले का भी 31,228। अब पूंजी खाता बंद करेंगे, आपको मालूम ही है पूंजी खाते में जमा पक्ष का योग ही हमेशा ज़्यादा होगा। तो पूंजी खाते में पहले वाले का आप जमा पक्ष का योग देखेंगे तो 57,148, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप जोड़ के एक बार चेक कर लीजिएगा। और दूसरे वाले का 48,508, जो ज़्यादा होता है वो दूसरी तरफ भी आएगा, दूसरी तरफ भी हम वही लिखेंगे 57,000, पहले वाले का 57,148 और दूसरे वाले का 48,508। अब 31/3/17 को शेष आगे ले गए, क्वेश्चन मार्क 57,148 में से ये दोनों चीज़ आप अगर माइनस कर दोगे 4800 और 264 तो आपका आएगा 52,084, 52,084 और 48,508 में से ये दोनों माइनस करोगे तो आएगा 45,116। ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 52,084 और 45,116, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 97,200 और फिर सबका योग करेंगे 97,200 प्लस 30,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1,47,200। जो इधर का भी वही आना चाहिए, इधर का भी सब आप जोड़ेंगे तो 1,47,200। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इधर क्या क्या है। 53,200 किसका, देनदार का, ये देख सकते हैं 53,200। 50,000 मकान का, फर्नीचर का 6,000, ऑफिस साधन 4,000, अंतिम स्टॉक 28,000, ये रहा अंतिम स्टॉक 28,000, पैकिंग स्टॉक 4,000 और रोकड़ शेष 2,000। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कर दिया है। आप इसको अच्छी तरह से पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में नोटिस किया है कि कुछ लोग 8वें प्रश्न में भी वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। आप पूरी तरह वीडियो को देखें, ऐसा हो तो उसे डाउनलोड कर ले, कोई ज़्यादा इतना MB जाएगा नहीं, क्योंकि वार्षिक हिसाब एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर गुजरात सरकार सिलेबस निकाल भी देती है तो वार्षिक हिसाब को निकालना बहुत मुश्किल है, वार्षिक हिसाब निकालना असंभव जैसा है। इसलिए चैप्टर आपको रहेगा ही, इसको जितनी अच्छी तरह से सीख सके मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे मेरा उम्मीद है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इस वीडियो को हो सके तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो कक्षा 12 में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को हो सके तो लाइक करिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कि जिससे आने वाले भविष्य में भी आपको अलग अलग चैप्टरों का वीडियो मिले। कुछ स्टेटिस्टिक्स की वीडियो भी मैं डालूँगा। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न का सलूशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।